खाली ये लगा, और जब वो किताब गई तो जिस पब्लिशर के पास गई तो उसने किसी प्रोफेसर को बुला के दिखाया, तो उस प्रोफेसर ने कहा कि ये किताब मत छापो। तो प्रोफेसर ने मुझसे कहा कि आप इसका नाम बदल दीजिए थोड़ा सा, तो हम छाप देंगे। मेरा नाम नहीं, बिना मेरी आवाज बहुत अच्छी है वैसे, बिना माइक के ज्यादा अच्छा सुनते। तो मेरे पब्लिशर से कहा कि भाई तुम किताब मत छापो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किताब वापस दे दो, लेकिन मैं शीर्षक नहीं दूं। मैं लिटरेचर पढ़ाता हूं और मेरे समाज में अभी भी ये पढ़े लिखे लोगों की मानसिकता है कि पोर्नोग्राफी पर बहस नहीं करनी चाहिए, जबकि हजारों करोड़ों यंग लड़के लड़कियां उससे प्रभावित हो रहे हैं, और मुझसे कहा जा रहा है कि आप इस पर बात मत कीजिए। मैंने कहा नहीं, तो बात करूंगा, तुम्हें छापना है छापो, नहीं छापना है मत छापो। मैंने उन प्रोफेसर साहब को पकड़ा, मैंने कहा भले आदमी, या तो खुद लिखो। पहली चुनौती क्या है मेरे सामने, अगर कोई गलत चीज घट रही है या कोई ऐसा सांस्कृतिक माल बाजार में आ गया है जो कि समाज को बड़े पैमाने पर प्रदूषित कर सकता है, तो मेरी पहली चुनौती है कि मैं बढ़ के सभी लोगों को उसके बारे में शिक्षित करूं। आमतौर पर हम लोगों में यह मानसिकता होती है कि इन विषयों पर बात मत करो, इन विषयों पर बात करो। मेरा यह मानना है कि यहां जितने लोग बैठे हैं वो सारे विषयों पर बात करने के अधिकारी लोग हैं। ये सब वरिष्ठ लड़के लड़कियां हैं, इनसे हर विषय पर बात की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि इनसे तुलसीदास को तो बात करना ठीक होगा, सूरदास को बात करना ठीक होगा, सेक्स और पोर्नोग्राफी में बात करना गलत होगा, नहीं। आप अगर समझदार हैं और वैज्ञानिक नजरिए से दुनिया को देखते हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इनको बताएं, समझाएं और सिखाएं। तो ये जो कैटेगरी बनी हुई है, पहले तो इस कैटेगरी के बाहर निकलने की जरूरत है। थर्ड चीज ये कि मैंने नहीं लिखा कि सिर्फ पुरुष ही ज्यादा देखते हैं, मैंने दूसरे लेख में यह भी लिखा कि महिलाएं ज्यादा देखती हैं। महत्वपूर्ण डाटा नहीं है इसका, कितने लोग, कौन से लोग, किस वर्ग के लोग, किस समुदाय के लोग, किस जेंडर के लोग ज्यादा देखते हैं, कम देखते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि क्या पोर्नोग्राफी के आने के बाद स्त्रियों का उत्पीड़न और उनके प्रति हिंसाचार बढ़ा या घटा है। सारी दुनिया का अनुभव है ये कि पोर्नोग्राफी आने के बाद में सारी दुनिया में औरतों के ऊपर हिंसाचार बढ़ा है। ऑफिशियली अमेरिका में पोर्नोग्राफी बैन है, कानून बना हुआ है। जो पोर्नोग्राफिक प्रिंटेड लिटरेचर हुआ करता था वो पाबंदी के घेरे में है, लेकिन जिस दिन से नेटवर्क आया और इंटरनेट आया, सारी की सारी पोर्नोग्राफी की किताबें, फोटोग्राफ, फिल्म अचानक अपलोड कर दिए गए इंटरनेट पर। आपने कभी सोचा कि उसमें जो हम लोग देखते हैं कौन सी मशीन काम करती है? ये जो एटीएम की मशीन है जिससे हम पैसा निकालने जाते हैं, जो बैंक में लगी हुई है। अमेरिका में जब पहली बार पोर्नोग्राफी अपलोड की गई तो लोग छुप छुप के देखते थे, और पेमेंट कैसे लेंगे क्योंकि पहले एटीएम था नहीं, कार्ड सिस्टम था नहीं, तो बैंक में जाएंगे, लिख के देंगे, सब झंझट होगा। तो पहली बार एटीएम की मशीन पोर्नोग्राफी के लिए अमेरिका के विभिन्न शहरों और चौराहों पर स्थापित की गई कि लोग जाएं और वहां टोकन लें या अपना पैसा डालें और वहां से बाद में वो पोर्नोग्राफी के घर पहुंच जाएगी।
वही एटीएम की मशीन आज हर बैंक की रुपए देने की मशीन बन चुकी है। एटीएम की मशीन सबसे पहले पोर्नोग्राफी के वितरण के लिए लाई गई। मैं नहीं जानता था, मैं जब पढ़ने गया और सब जानने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि इसका तंत्र बहुत भयानक है। इसलिए मेरा मानना है कि उस पर डेफिनेटली यंग लड़के लड़कियों से बात की जानी चाहिए। तो मैंने लिखा भी, और मैं वैसे भी लिखता हूँ, जब मौका मुझे लगता है तो मैं लिखता हूँ। एक अन्य चीज देखिए, मैं बहुत सारे सवाल यहाँ आए, मैं उन्हें मिला जुला के कुछ बात कहूंगा। पहली चीज ये है कि मेरा मानना है सोशल मीडिया में जाना तो चाहिए, सोशल मीडिया में न जाएं ये मैं आपको किसी को सलाह नहीं दूंगा। लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा जो मैंने पिछली अपने वक्तव्य में कही थी कि सोशल मीडिया आपको संचालित न करे। आप पढ़ाई के समय पढ़ाई करें, खाने के समय खाना खाएं, मिलने के समय मिले, सोने के समय सोएं। ये ना हो कि अब आप सोशल मीडिया पर ही व्यस्त हैं। हुआ यह है कि ये सोशल मीडिया के जितने भी मीडियम हैं, इंक्लूडिंग मोबाइल और कंप्यूटर, इस मीडियम की सबसे बड़ी जो बुनियादी कमजोरी है वो ये है कि ये आपकी सहजजात वृत्तियों को या इंस्टिंक्ट को सीधे संचालित करता है। जो लोग मानसिक तौर पर इंस्टिंक्टिवली वीक हैं, उनके लिए सोशल मीडिया बहुत डेंजरस है। उन्हें वो साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में भी ले जा सकता है, वो सुसाइड को भी ले जा सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एक इंस्टिंक्टिव जो है रिलेशन है कम्युनिकेशन के साथ। अभी तक जो हमारे पास, आपने कभी ध्यान दिया हो, घर में जो हमारा लैंडलाइन फोन है, फोन होता था, तो उसका हमारे इंस्टिंक्ट से कोई संबंध नहीं था। जिन लोगों ने कंप्यूटर पर रिसर्च किया और जिन लोगों ने कंप्यूटर के विभिन्न सॉफ्टवेयर और उसकी टेक्निक को बनाने में अनुसंधान किए वर्षों, उन लोगों ने यह चीज रेखांकित की कि इसका किससे संबंध है, इंस्टिंक्ट से। इसलिए वहां जब मोबाइल आता है तो हम लोग बहुत देख रहे थे किसका है, लगता है तत्काल बोले। ये जो उत्तेजना है, ये उत्तेजना उसके इंस्टिंक्ट भाव से जुड़ी हुई है, इससे सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए सोशल मीडिया पर जाते समय इंस्टिंक्टिवली एक्टिव नहीं होना चाहिए। आपकी अपनी सहजजात वृत्तियों पर नियंत्रण होना चाहिए। आप रुक जाइए। मेरे हजारों विद्यार्थी हैं, एक से एक सुंदर लड़की है उसकी, लेकिन मैं कभी चैटिंग नहीं करता। हेलो आई तो हेलो कर दी खाली, लेकिन उसके बाद में चैटिंग नहीं करता। आपको यह तय करना पड़ेगा कि आप उस मीडियम के साथ में किस तरह का व्यवहार करें। मुझे तो मालूम नहीं है कि आप किस मूड में हैं। हो सकता है मैं ही खराब मूड में हूं, मैं ही दुर्व्यवहार कर बैठूं, तब क्या करूंगा? क्योंकि वह मीडियम जो है वो इंस्टिंक्टिवली आपको एक्टिवेट करता है। आप चाहे आप चाहे जितने अकलमंद हो, इसलिए उस पर जाते समय ये एक बुनियादी चीज हमेशा जहन में रखें कि जो लोग साइकोलॉजिकली वीक हैं वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करें तो वो सबसे अच्छा है। अब मुसीबत क्या है कि नींद नहीं आ रही है, ये एक बीमारी है। तो जिसे नींद नहीं आ रही है वो सोशल मीडिया में है। एक अन्य चीज, वो कैसे बचें। मान लो आपने कोई मैसेज दिया मुझे, एक तरीका यह है कि आपने जिस समय मैसेज दिया उसी समय में आपको सिर टा दूं मैं। मान लो आपने यही मैसेज दिया कि आई लव यू। देखिए वो कैसे ऑपरेट करता है, वो आपको क्या स्थिति में डाल सकता है, मैं आपको सिर्फ उसका नमूना बता रहा हूं। जब कोई लड़की किसी लड़के को यह कहती है आई लव यू, या आई लव यू का आइकॉन संप्रेषित करती है, तो वो लड़का तो 2-3 सप्ताह तक तो नॉर्मल नहीं रहता। वो नॉर्मल नहीं रहता। अगर वो लड़की उलट के ये कह दे आई हेट यू, तो कम से कम 6 महीने तक ठीक नहीं रहेगा।
ये प्रेम के कार्य व्यापार की जगह सोशल मीडिया नहीं है। प्लीज इससे बचिए। यहां निश्चित तौर पर आप मुसीबत में फंस सकते हैं। क्यों फंस सकते हैं उसका एक सिद्धांत बता रहा हूं मैं आपको। सिद्धांत यह है कि आप जब भी कंप्यूटर में होते हैं या लिखते हैं या मोबाइल पे लिखते हैं या इंटरनेट पर लिखते हैं, आप एक चीज जान लीजिए, ये एक अकेला ऐसा मीडियम है जिसमें कोई चीज डिलीट नहीं है। जैसे पिछली बार मैंने वक्तव्य में एक बात कही थी आपसे कि इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई चीज डिलीट नहीं होती। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, दो उदाहरण दे रहा हूं जिससे आप बात समझ सकते। ये अभी जो ट्रम्प साहब आए तो ये अकेले नहीं आए होंगे, इनका बहुत तामझाम आया है, इनका सैटेलाइट भी आया है, सारी चीजें आई हैं। मैं तो अभी राजेंद्र जी की सेवा में लगा हुआ, नहीं तो मैं उस पर लिखता कि इनका क्या हिसाब किताब फैला हुआ है। एक समय में जब बिल क्लिंटन यहाँ आए थे और वो 5 दिन रहे तो उनके साथ में पूरा नेटवर्क है। और नेटवर्क का मतलब एक गाड़ी, पुलिस, उनके FBI के लोग ही नहीं बल्कि उनका सैटेलाइट। और वो सैटेलाइट आता है तो वो सारे जितने भी मैसेज हैं वो सारे उसके सर्वर में जाते हैं उस सैटेलाइट के जरिए, और वो हर चीज पर निगरानी रखते हैं। वो इस तक की निगरानी रखते हैं कि आप जो आपस में दो पत्नी बैठ के घर में बात कर रहे हैं वो बात भी उसमें रिकॉर्ड होती है। जान लीजिए आप। अगर आपको ये लगता हो कि आप अपने घर में सुरक्षित हैं और बिल क्लिंटन दिल्ली में यात्रा कर रहे हैं तो आप गलत फहमी में हैं। बिल क्लिंटन जब आए और सारे मैसेज उनके सुपर कंप्यूटर में जा रहे थे और वो फिल्टर किए जा रहे थे तो उन्होंने टेस्ट के लिए एक मैसेज निकाला। वो मैसेज क्या था? मैसेज ये था कि हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम के 6 खिलाड़ियों के उन्होंने संदेश निकाले और दिल्ली पुलिस को सौंपे कि ये लोग सट्टेबाजी कर रहे हैं। उसमें अजहरुद्दीन से लेके और 5 खिलाड़ी शामिल थे। दिल्ली पुलिस वो मैसेज लिए, उन्होंने FIR की। उन 6 खिलाड़ियों को मालूम नहीं था कि वे जो कर रहे हैं वो मैसेज कहीं सुपर कंप्यूटर में है और वे डिस्क्लोज हो जाए। उस ग्राउंड पर उनकी FIR हुई, उनका कैरियर खत्म हुआ। टिल टुडे CBI ने जो केस किया था उसकी आज तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई। कारण जो कंप्यूटर से मैसेज आए, सैटेलाइट से, जो अमेरिकी सैटेलाइट से मैसेज आए, उसमें खाली मैसेज आए तो और कोई डिटेल्स नहीं आए, तो चार्जशीट फाइल हो कैसे? तो चार्जशीट फाइल करने के लिए जरूरी है कोई ऑफिसर आके जिसने वो मैसेज संकलित किया है वो कोर्ट में आके वेरीफाई करे, और कोई FBI का अधिकारी उस मैसेज को वेरीफाई करने के लिए यहां नहीं आया, उसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो आज तक चार्जशीट तैयार नहीं है। दूसरी घटना कब घटी? जब बंबई में 26/11 की घटना घटी जिसमें आतंकी हमला हुआ, इसमें कसाब को पकड़ा गया। कसाब को सजा कैसे हुई? किस ग्राउंड पर हुई सजा? कसाब को सजा इसलिए नहीं हुई कि बंबई पुलिस ने बहुत त्वरित गति से काम किया। कसाब को सजा इसलिए नहीं हुई कि सरकार बहुत मुस्तैद थी। कसाब को सजा तब हुई जब सुपर कंप्यूटर से मैसेज डिकोड करके लाए गए और FBI के अधिकारी ने कोर्ट में आकर वेरीफाई किया कि ये वो मैसेज है जो हमारे सुपर कंप्यूटर से आए। उसके बाद कसाब को फांसी की सजा बोली गई। तो हम जो सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं कोई तो देख नहीं रहा है, मम्मी नहीं देख रही है, पापा नहीं, पापा मम्मी नहीं देख रहे हैं, इसके बावजूद वो चीज सुरक्षित है। आप जान लीजिए इस बात को। आपकी कोई चीज आज की डेट में, सैटेलाइट के युग में, कोई चीज सैटेलाइट की गिरफ्त के बाहर नहीं। तीसरा उदाहरण दे रहा हूं जिससे आप इसकी जटिलता और गंभीरता को समझें। जब ब्रेजनेव राष्ट्रपति थे, सोवियत संघ था, यूनाइटेड सोवियत संघ था, और सोवियत संघ का अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी में, सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी में वो सुपीरियर थे, उसकी कोई तुलना नहीं। उन्होंने वीनस पे या मार्स पे एक सैटेलाइट छोड़ा और वो यात्री सहित विमान था।
और बाई चांस की बात वहां कक्षा तक जाते जाते, मूल स्थान तक जाते जाते वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो उसमें जो संचालक था, जो ड्राइवर था सैटेलाइट, उसने ब्रेजनेव से फोन पर बात की कि मैं तो मर जाऊंगा क्योंकि विमान नष्ट हो जाएगा, तो आप मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखिएगा। सिर्फ इतना मैसेज। ये मैसेज अमेरिका के एनएसए ने इंटरसेप्ट किया, और इंटरसेप्ट नहीं किया, नेक्स्ट डे वाशिंगटन पोस्ट के फ्रंट पेज पर वो पूरा का पूरा मैसेज वो डिस्क्लोज करके छाप दिया। सुबह संघ कान खड़े हो गए। सैटेलाइट से सिर्फ राष्ट्रपति से जिस व्यक्ति ने बात की है, उसका मैसेज अमेरिका में कैसे पता चल गया? जिसे हम लोग स्टार वॉर कहते हैं, नक्षत्र युद्ध कहते हैं, उस नक्षत्र युद्ध की शुरुआत का वह दौर था कि अंतरिक्ष में किसका कब्जा हो, कौन अंतरिक्ष से निगरानी करे। तो अब आज की डेट में तो बहुत ही भयानक स्थिति है। बिल्कुल एकदम आकाश जो है ना, वो वैसे ही भरा हुआ है जैसे यहाँ कोई चौराहा भरा रहता है। तमाम किस्म के उपग्रह और उनकी गतिविधियों से आकाश भरा हुआ है, और वो निगरानी चल रही है हमारी। इसलिए जो आप लिख रहे हैं इंटरनेट पर, सोशल मीडिया में, उसमें कोई चीज डिलीट होने वाली नहीं है। ये दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपने गाली लिखी है, आप मेरे खिलाफ गाली लिख के दिखाइए, देखिए मैं आपको दिखाता हूं बजट। पैसा खर्च होगा मेरा जरूर, लेकिन मैं आपको बता दूंगा आपने गाली लिखी थी। तो उसमें डिलीट, वो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी की यह सबसे बड़ी कमजोरी है कि वहां कोई चीज डिलीट नहीं होती। अभी तक कंप्यूटर विज्ञान डिलीट का ऑप्शन डेवलप नहीं कर पाए। एक अन्य चीज, ये जो फेसबुक है जिस पर कि हम लोग जाते हैं, मैं भी जाता हूं, इसका एक पहलू तो वह है जिसकी हम लोग प्रशंसा करते रहते हैं, भाई जाओ लिखो, लेकिन इसका एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी है, जो कि यहाँ आप लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, इसलिए बात शेयर करनी बहुत जरूरी है। फेसबुक और उसकी सब्सिडरीज कंपनियों को एक ही बड़ी संस्था फाइनेंस करती है, जिसे हम लोग CIA कहते हैं। आप ये दिमाग से निकाल दीजिए। भारत सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि आपके ऊपर नजर रखें। मैंने कई साल पहले जब पहली बार एग्रीमेंट हुआ उसकी कंपनियों के बीच और CIA की कंपनियों के बीच, और क्या एग्रीमेंट था कि फेसबुक पर जो भी लोग जाते हैं उन सबका डाटा और डिटेल्स CIA को फेसबुक शेयर करेगा। आप जान लीजिए आज की डेट में वो सारा डाटा और डिटेल्स वो CIA को शेयर करते हैं। में रेखांकित की गई है, उसके लिए उसे अपराधी घोषित किया गया है। ब्रिटेन की संसद की कमेटी के सामने फेसबुक के मालिक ने, जुकरबर्ग ने आके ये स्वीकार किया कि हाँ हमने झूठी खबरें तैयार की और ट्रंप को जिताया। क्यों? क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के हिसाब से रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट का जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि वे युद्ध उद्योग के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे थे। अमेरिका का सारा मीडिया, सारा सोशल मीडिया, तमाम नीचे की संस्थान जो मीडिया के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें मेजॉरिटी संस्थान हिलेरी क्लिंटन के प्रचार में लगे हुए थे। उसके साथ थे, इसके बावजूद ट्रंप जीता। कैसे जीता? रूस के द्वारा नियंत्रित और संचालित 34 वेबसाइट थी जिन्होंने के पूरे कैंपेन को सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेट तक बड़े स्केल पर संचालित किया और वो सब्सिडाइज किया हुआ था सारा का सारा। इसलिए ये कोई न्यूट्रल लोग नहीं है, ये कोई मंच नहीं है। फेसबुक मंच नहीं है, वो एक मीडियम है और एक बहुत पावरफुल मीडियम है, और वो पॉलिटिकल मीडियम है। फेसबुक पर बात करेंगे तो
मैं तो चाहता हूं कि उसमें बात हो और उसका इस्तेमाल भी हो और उसका एग्रेसिवली इस्तेमाल हो, लेकिन उसके लिए आपके पास में तैयारी होनी चाहिए। साधारण ज्ञान से फेसबुक पर लिखा नहीं जाना चाहिए। आप चाहे, मैं कह रहा हूं, स्वेटर बुनने के बारे में ही बताइए, आप कोई खाने की रेसिपी ही बताइए, लेकिन आपकी मास्टरी होनी चाहिए उसको। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कोई भी विषय आप लिखें तो आपको कम से कम उसके पर्सपेक्टिव का ज्ञान होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। दिक्कत यहां हो गई है कि अभी फेसबुक पर जिस तरह की तेज राइटिंग है उसमें बड़ा हिस्सा हुआ है कि बिना तैयारी के आ रहा है, और जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तैयार लोग हैं, वो आ नहीं रहे, बहुत कम लोग आ रहे हैं। मेरे ऐसे लोग तो है ही नहीं। मैं कहता हूं लोगों से, भाई तुम इतने पढ़े लिखे आदमी हो, तुम कुछ नहीं कबीर के एक्सपर्ट हो, कबीर पर ही लिख दिया करो, तो कम से कम विद्यार्थियों को और दूसरे लोगों को कबीर के बारे में पता चलेगा। एक अन्य चीज जो कि यहां उठी है वो ये कि ये जो यूथ है ना, ये फेसबुक पर रहता है इसलिए पढ़ता नहीं है, ये मैं नहीं मानता। फेसबुक पर रहते हैं तो पढ़ते भी हैं, फेसबुक पर रहते हैं तो वो किताब भी पढ़ते हैं। समस्या दूसरी है, फेसबुक के या सोशल मीडिया के आने से विद्यार्थियों की पढ़ाई पर इसका असर पड़ा है, और ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर जानते क्यों पड़ा है? कल एक विद्यार्थी मुझसे बात करने आया, वो यहाँ कहीं है। मैंने पूछा कि तुम अपनी पीएचडी की रिसर्च करना चाहोगे तो तुम्हारे लिए तो कम से कम एक लाइब्रेरी तो होनी चाहिए शहर में। वो जाएगा कहाँ? थोड़ा सा लाइब्रेरी तो यहाँ कोई नहीं है, तो कलकत्ता जाना पड़ेगा। अब अगर उस लड़के को रिसर्च के लिए, किताब सामान्य सी देखने के लिए अगर कलकत्ता जाना होगा, तो आप बताइए मुझे कि उसकी रीडिंग हैबिट पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि यह लाइब्रेरी नहीं है। आपको यहां वॉकेबल रूट पर जूते की दुकान मिल जाएगी, वॉकेबल रूट पर चाउमीन मिल जाएगी, लेकिन वॉकेबल रूट पर किताब की दुकान नहीं मिलेगी। दिक्कत यहां है। रीडिंग हैबिट का विस्तार हो, इसके लिए जरूरी है कि हर शहर में चंद कदमों की दूरी पर किताबों की दुकानें हों। आप जान लीजिए, अमेरिका में सबसे ज्यादा मीडिया विकसित है, लेकिन अमेरिका में कम से कम अभी भी 30% से ज्यादा विद्यार्थी ऐसे हैं, यूथ ऐसा है जो कभी सोशल मीडिया में नहीं जाते, और जो 70% जाते हैं उसमें 60% से ज्यादा लड़के ऐसे हैं जो रेगुलर लाइब्रेरी जाते हैं और लाइब्रेरी से किताब निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के हर मोहल्ले में सरकार की तरफ से बढ़िया लाइब्रेरी है। हमारे यहां स्थिति क्या है? हमारे यहां बुड्ढे बहुत ज्यादा आने लगे फेसबुक पर। अब बुड्ढे जो आ रहे हैं वो अपनी बीमारियां भी ला रहे हैं, बुड्ढों को एंगेजमेंट नहीं है। अमेरिका में सोशल मीडिया में बुड्ढे हैं लेकिन कम, क्योंकि लाइब्रेरी जाने वाले बुड्ढों की संख्या ज्यादा है। आप जाइए या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, किसी कॉलेज की लाइब्रेरी में जाइए और पता कीजिए कि वहां जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, वो कितनी बार रेगुलर किताब लेने आते हैं। हमने रीडिंग कल्चर पैदा नहीं की, उसके लिए विभिन्न किस्म की जो संरचनाएं बनानी होती हैं, वोकेबल रूट पर लाइब्रेरी की सुविधा बनानी होती है, वो हमने तैयार नहीं की। हमने किताब की दुकान तैयार नहीं की। और दोस्त किसे दे रहे हैं? पहले कह रहे थे वो सिनेमा आ गया इसकी वजह से लड़के बिगड़ रहे हैं, अब कह रहे हैं फेसबुक आ गया इसकी वजह से लड़के बिगड़ नहीं रहे। मुसीबत यह कि लड़कों के लिए हमने पढ़ने के लिए आधार ही तैयार करके नहीं दिया। अगर आप आधार तैयार करके देंगे, मेरी ये व्यक्तिगत भावना है कि विद्यार्थी किताबों की तरफ भी जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। एक अन्य पहलू जो इसलिए मैंने माना है कि, और ये जो बात कही गई कि ये सतही मीडियम है, क्षणभंगुर मीडियम है, नहीं भाई, ये सतही मीडियम नहीं है, बहुत पावरफुल मीडियम है। मुश्किल क्या है? इसमें हर चीज स्पीड से आती है। सोशल मीडिया के आने के बाद में जो चीज बदली है, वो कौन सी चीज बदली है? अब हर चीज स्पीड में है। अगर आप स्पीड से काम कर सकते हैं, स्पीड से सोच सकते हैं, स्पीड से सोचना तो संभव नहीं है। स्पीड से लिख तो एक घड़ी सकते भी हैं, लेकिन स्पीड से सोचने के लिए थोड़ा ठहरना जरूरी होता है हर विषय पर।
तो अगर आप प्रवाह में बह के अगर लिखना चाहेंगे तो तय है कि गलती होगी, वो चाहे जो हो। मैं ये तो नहीं कह सकता कि स्पीड से चीजें रोक दी जाए। एक अन्य पहलू जो इस सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है और दूसरे इस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, हर चीज प्रेशर में आ रही है। ये एक प्रोग्राम है, इसकी रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, कैसे रिकॉर्ड करेंगे आप? एक तरीका ये है, पहले जो तरीका होता था वैसे ही आप करेंगे आप। और अब दूसरा तरीका है, छोटे छोटे चिप्स आ गए, उसमें चिप्स में सारी चीज चली जाती है। और कैसे तैयार हो रही है? सारे कंप्यूटर साइंटिस्टों ने इस बात पर इंफेसिस दिया है कि नई जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी की खूबी यह है कि वह प्रेशर से तैयार होती है। उसमें प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जो लिख रहे हैं वो अगर प्रेशर क्रिएट कर सकते तो वो इंपैक्ट छोड़ेंगे, और जो प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते वो इंपैक्ट नहीं छोड़ेंगे। छोटी सी चिप्स में 5000 किताबें, सोचा ही नहीं था, हमने सोचा ही नहीं था कि एक पेन ड्राइव में इतनी किताबें आ जाएंगी और आराम से पढ़ लेंगे। किताब ढोते ढोते थक गए हम लोग, और अभी किताब ढोने की जरूरत नहीं। सांस्कृतिक तौर पर कौन सी चीज पैदा हुई है? दबाव की राजनीति पैदा हुई है। इस प्रेशर के आने की वजह से दबाव की राजनीति पैदा हुई है। जो जितना ज्यादा दबाव पैदा कर सकता है वह उतना ही सस्टेन और सर्वाइव कर सकता है। इसलिए सोशल मीडिया पर बात करते समय उसकी टेक्नोलॉजी की प्रकृति क्या है, इसे जानना बेहद जरूरी है। कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेंट इसका सेकेंडरी है, उसकी टेक्नोलॉजी की प्रकृति महत्वपूर्ण है। आखिरी चीज, ये जो फेक न्यूज है, फेक न्यूज पहले भी होती थी। एक पत्रिका होती थी एक जमाने में, पता नहीं अब निकलती, स्टारडस्ट, और फिल्मी पत्रिकाएं तो जो आप अगर आप देखें जो मार्केट में है, उसमें तो एक बड़ी सामग्री होती है जो कि फेक ही होती है, वो कल्पना से लिखी जाती है। उसमें वास्तविक चीजें कम होती हैं, रियल इंफॉर्मेशन कम होती है। हाँ, ये बात जरूर है कि इतना सुसंगठित फेक न्यूज पहले कभी नहीं आया, ये चेंज जरूर है। लेकिन फेक न्यूज पहले भी आती थी, यदा कदा आती थी, किसी घटना विशेष के समय आती थी। लेकिन अभी क्या है, वो धारावाहिक तौर पर आती है, और वो अभी सिर्फ सोशल मीडिया में ही नहीं आती है, वो प्रिंट मीडिया में भी आती है, वो टेलीविजन में भी आती है, वो अन्य माध्यमों में भी आती है, उनको प्रभावित करती है। ये नई चीज, बचने का एक ही तरीका है। अगर आपने दिल्ली की या फरीदाबाद की कोई फेक न्यूज पढ़ी, तो अगर आप किसी को जानते हो या कोई प्रॉपर ऑथेंटिक मीडियम हो, अखबार हो, आप वेरीफाई कीजिए क्या वहां वो खबर है, अन्यथा आप शेयर मत। जो प्रमाणित नहीं है, जिसकी पुष्टि अन्य स्रोत से नहीं हो सकती, उसे शेयर मत कीजिए। और रही बात गाली देने वालों की, वो गाली देते हैं तो क्या करें? फेसबुक वाले बहुत अकलमंद है वैसे, इसलिए उसमें ब्लॉक का ऑप्शन है। मेरे जेएनयू के पुराने दोस्त हैं जो इन दिनों थोड़ा सा बोरा गए, तो बीच बीच में बदतमीजी करते हैं, तो मैं कुछ नहीं करता, ब्लॉक कर देता हूँ। अब वो फोन करना शुरू करते हैं, पंडित जी खोल दो, पंडित जी खोल दो। मैंने कहा नहीं, कुछ दिन तो रहो ही पनिशमेंट के तौर पर। मैं खोलता हूँ, फिर वो गलती करते, फिर ब्लॉक करता हूँ। ये जो ब्लॉक करना है, ये एक तरह से सभ्य तरीका है कि भाई अभी हम आपसे बात नहीं करें। वो ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए, वो चाहे जितना ही प्रिय क्यों ना हो, वो आपका कुलीग ही क्यों ना हो। अगर वो गलत बात कह रहा है और गलत चीज लिख रहा है आपके यहां के, तो पहले उसे डिलीट करें, और नहीं माने तो उसे ब्लॉक करें। कोई मोहब्बत नहीं। महिलाओं के लिए ये बड़ा उपकारी मीडियम है।
बशर्ते कि महिला लिखना चाहे। महिलाएं भी लिख नहीं रही हैं, अभी खाली देख रही हैं और फोटो लगा रही हैं या हल्की फुल्की चीजें लिख रही हैं। लेकिन अगर महिलाएं लिखें और डिटेल्स में लिखें तो ये बहुत इफेक्टिव मीडियम है महिलाओं के लिए। इसलिए मैं खाली एक जो आपने ये सोशल मीडिया के जो है ना रेगुलेटर उसका कोई होना चाहिए ट्विटर, जो आपने बात बताई। देखिए, इस पर अमेरिकी कोर्ट में बहुत बहस हुई और अनेक केस हुए और अनेक जजमेंट आए और उसमें ये पाया गया कि नहीं, सोशल मीडिया का कोई रेगुलेटर नहीं होना चाहिए, बल्कि ये जो डिफरेंट जो मीडियम है सोशल मीडिया के, ये अपना रेगुलेटर खुद बनाए कोई जो चेकिंग करे। ट्रम्प के इलेक्शन के एक्सपीरियंस के बाद में फेसबुक ने अपना रेगुलेटर बनाया। वो देखते हैं वो लोग, उन्होंने नई टीम बनाई, वो लगातार जहाँ जहाँ से रिक्वेस्ट आती है। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक किसी लड़की ने मेरे खिलाफ लिखा नास्ती ढंग से, मैंने पढ़ाया था उसको, मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं बोला। मैं सोचा कि शायद ये एक आध दिन में अपने आप समझ जाए, हटा देगी, तो मैंने 24 घंटे मौका दिया उसको। मैंने लाइक करके छोड़ दिया, उसने जो लिखा था मैंने उसे लाइक करके छोड़ दिया। मैंने 24 घंटे बाद शिकायत की, जब देखा तो उसने हटाया नहीं है और उसने थोड़ी सी हेकड़ी दिखानी शुरू की, मैं अगले एपिसोड में और भी लिखूंगी। तो मैंने एक शिकायत की कि ये जो लिखा जा रहा है ये मेरे लिए थोड़ा हरासमेंट है, इसे तत्काल रोका जाए या हटाया जाए। रेगुलेटर ने काम किया अपना, उसने फटाक से उस लड़की को चेतावनी दी और उस लड़की ने अपने आप को पोस्ट हटा दिया। अच्छा, लोग बहुत खुश थे कि जगदीश जी आए, अब थोड़ा सा मजा आएगा क्योंकि अब हम इन्हें नंगा करेंगे। अच्छा, मैं जानता हूँ उसका मैकेनिज्म क्या है। अब उस लड़की को लोग प्रोवोक कर रहे हैं, तुम लिखो, तुमने वायदा किया तुम लिखो, अब वो लिख नहीं रही, क्यों? तो फेसबुक पे सीधे कहा है, दोबारा लिखा तुमने मिस्टर चतुर्वेदी के बारे में, तो हम सीधे पूरा ब्लॉक कर देंगे। और अभी स्थिति है कि उनके पास में आपके कंप्यूटर का या आपके लैपटॉप का या आपके मोबाइल का जो बेसिक नंबर है वो है। तो अगर आप नाम बदल के भी लिखेंगे तो आपको वो ब्लॉक हो जाएगा। तो वह झूठ नहीं चल सकती। मैं पढ़ाता हूं तो मैं जानता हूं कि इसको कैसे रोका जाना चाहिए। मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि अरे वो ऐसा लिख रही है वैसा लिख रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लिखने से कोई नुकसान नहीं होने जाता। सवाल यह है कि हम उसे डील कैसे करें। तो फेसबुक में या दूसरे माध्यमों में, इवन ट्विटर में भी ये है कि आप अगर कंप्लेंट करते हैं तो उसमें वो एक्शन लेते हैं। मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल यह है कि लोगों में चेतना नहीं, पार्टियों में चेतना नहीं, बाकी तो छोड़ दो। कांग्रेस पार्टी को रोज गाली पड़ती रहती है, कांग्रेस पार्टी कभी शिकायत नहीं करती कि ये 4 पोस्टें हटा दो। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उनको लेकर जितना कैरिकेचर, इतना गंदा कैरिकेचर किया गया वो असंभव है। आज कोई करके दिखाए नरेंद्र मोदी का वैसा कैरिकेचर, वो तत्काल उसको जो है ना ब्लॉक नहीं करेंगे, सीधे अरेस्ट करेंगे। अवेयरनेस नहीं, इस मामले में बीजेपी आगे बढ़ी हुई पार्टी है, उसके अंदर सोशल मीडिया की अवेयरनेस है, ये चीज समझनी चाहिए। हम लोगों ने क्या किया कि हमने ये मान लिया है कि वो कानून बना ले तो हम देख लेंगे, वो शिकायत कर रहे। नहीं, आप खुद अलर्ट रहिए, आप खुद शिकायत कीजिए। आखिरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं ये कि यूथ की प्रायोरिटी सोशल मीडिया नहीं है। मैं जो इतनी सोशल मीडिया की हिमायत में बोला हूं, मैं इसका वो एक गौड़ पक्ष है, क्योंकि ये जो समय है आपका, ये बड़ा मूल्यवान समय है। आपके सामने कैरियर भी है और कैरियर के अलावा दूसरी चीजें पढ़ने की भी है। अभी संकट यह है कि जो आपके सामने जो आपका शेड्यूल है, वो बैठा है। मैंने पूछा उससे, लड़के से, कि तुम सुबह जाते हो? बोले हाँ सुबह जाता हूँ, शाम को आता है।
उसके बाद में 2 घंटा सिर्फ ब्रेक है बीच में, फिर शाम को ट्यूटर आ जाता है, उसके बाद में उसका समय नहीं है। अब इस 2 घंटे में ये वो रेस्ट करेगा या सोशल मीडिया देखेगा? जो विद्यार्थी बीए ऑनर्स कर रहे हैं, वो आई लड़कियां 5-7 लड़कियां मिलने के लिए बातचीत की, तो बहुत ही रोचक बात पता चली। बातें तो हैं, लेकिन सिर्फ वही पढ़ते हैं जो कोर्स की किताब। जरूरत है कोर्स की किताब के अलावा किताबें पढ़ने की। कोर्स की किताबें एक सीमा तक हैं, वो एक काम के लिए है, उससे आपके व्यक्तित्व के निर्माण में कोई मदद नहीं मिलती, सिर्फ डिग्री मिलेगी आपको। तो आपके पास में जो समय है, उस समय प्राथमिकता के आधार पर खर्च होना चाहिए। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप क्यों इतना सोशल मीडिया पर रहते हैं, तो मैं बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूं आपसे, मैं वहां फेसबुक पर भी लिख चुका हूं, मैं जब बोर होता हूं तब मैं सोशल मीडिया में जाता हूं। अगर आपके पास खाली समय है, कोई काम नहीं है करने के लिए, तो आप जाइए। लेकिन अगर आपके पास समय है, जैसे मेरे पास समय जब नहीं होता, मैं कोई चीज लिख रहा होता हूं, मैं अपनी किताब पे काम कर रहा होता हूं, या कोई किताब पढ़ रहा होता हूं, मैं खोलता ही नहीं हूं, चाहे कुछ हो जाए, भूचाल आ जाए, मैं खोलता ही नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो। इंटरनेट खुला हुआ है, मेरा कंप्यूटर खुला हुआ है, लेकिन मैं उसे देखता नहीं हूं। सोशल मीडिया के सामने ये जरूरी है कि आप अपने ऊपर नियंत्रण रखें। सोशल मीडिया पर कोई ये मौका न दे कि वो आपके ऊपर नियंत्रण रखे। अभी उल्टा हो गया है, हम सुबह होते ही मोबाइल उठाते ही देखते हैं और दूसरा व्यस्त हो जाते हैं। दोपहर में खाना है तो खाने के पहले व्यस्त हो जाते हैं। नहीं, आपका जो खाली समय है, उस खाली समय को आप दूसरे विकल्प खोजिए, क्रिएटिव विकल्प खोजिए। उस खाली समय को इस साइबर टेक्नोलॉजी से अगर आप फिलअप करेंगे, तो आप तय मानिए आप बिल्कुल खाली के खाली रहेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। कैसे बनेंगे आप? मैं ये आखिरी अनुभव सुना रहा हूं आपको। एक विद्यार्थी आया इंटरव्यू, MA फर्स्ट क्लास, 75% नंबर। मैं समझ गया उसकी बातचीत से, उसकी डिग्री से, तो मैंने उससे हंस के पूछा कि तुम्हारा प्रेमचंद स्पेशल पेपर था, अच्छा बताओ तुमने प्रेमचंद की किताब को टच करके देखा है, कभी हाथ से छू के देखा है, फील किया गई प्रेमचंद की किताब? बोले नहीं सर, मैं कभी किताब प्रेमचंद की मैंने छुई। 75% नंबर MA में, उसके पास डिग्री है फर्स्ट क्लास, लेकिन वो कभी लाइब्रेरी नहीं किया, उसने किताबें स्पर्श नहीं की। ये जो मेरा विद्यार्थी जीवन है, ये विद्यार्थी जीवन किताबों के स्पर्श करने के लिए है। ये आप ये ध्यान रखिए, नोट्स स्पर्श करने के लिए नहीं है, जीरोक्स कराने के लिए नहीं है। आप बड़े लेखक, साहित्यकार, अच्छे नागरिक तब बनेंगे जब आप किताबों को स्पर्श करेंगे और फील करेंगे उसकी गंध, कि हाँ किताब में कैसी गंध होती है। हमने एक ऐसे समाज को बनाया और एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें एकदम हम अपनी प्राथमिकताएं भूल गए हैं। हमारी प्राथमिकता में किताब आती ही नहीं है, डिग्री चाहिए, सर सवाल बता दीजिए, सर उत्तर लिखा दीजिए, सर नोट्स तैयार करा दीजिए। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच बदलनी चाहिए। आप अपना रवैया बदल लीजिए, अपने शिक्षक के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति, अपनी किताब के प्रति, अपने रीडिंग हैबिट के प्रति आप तय मान लीजिए, सोशल मीडिया की आपको याद नहीं आएगी। वो 4 साल हो गए, मैं पहले 12-13 घंटे जो मीडिया पर काम कर रहा था, लेफ्ट अब मुझे 4 साल हो गए, मैं ठीक नहीं, बंद हो जाएगा और लेफ्ट मैंने कभी टाइम नहीं। आप प्राथमिकता तय करें, आप अपनी तय करें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और फिर अगर समय बचे उन सब कामों से, तब आप आराम से सोशल मीडिया में जाइए। लेकिन आप अपना मूल्यवान समय प्राथमिकता के आधार पर सोशल मीडिया में खर्च करेंगे, तो तय मानिए जो अमेरिका में हुआ वो आपके साथ भी होगा। अमेरिका में क्या हुआ, मैं उसका आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। ये 3-4 साल पहले ही घटना है ये।
अचानक देखा गया कि अमेरिका के स्कूलों में जो रिजल्ट आया उसमें अधिकतर विद्यार्थी फेल हुए, और ऐसे स्कूल के विद्यार्थी फेल हो गए जो कभी फेल ही नहीं होते। चिंता हुई लोगों को, तो उन्होंने सर्वे किया और पता किया। पहले सर्वे किया फेसबुक पर और फिर सर्वे किया स्कूल में। पता किया कि ये जो विद्यार्थी जो फेल हुए, मास स्केल पर फेल हुए, ये वे विद्यार्थी हैं जो कि अधिकतर समय अपना सोशल मीडिया पर गुजारते थे। और कैसे गुजारते थे, तो क्या ज्ञान की बात लिखते थे, उसका एक नमूना बताओ। आप चाहे तो सोच सकते हैं कि मैं बहुत ही बुरी चीजें भी देखता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ। उसमें एक लड़का पकड़ा गया, बहुत प्रतिभाशाली लड़का था, वो फेल हो गया। उसने क्या किया कि वो अपने स्कूल के बाथरूम में गया, पेशाब कर रहा था, पीछे से किसी लड़के ने उसका फोटो खींचा और उसे फेसबुक पर डाल दिया। अब उसके सारे कॉलेज के बच्चों ने, उसके आसपास के कॉलेज के बच्चों ने, सारे बच्चों को फोटो पर जा रहे हैं, वो अच्छी बुरी टिप्पणियां लिख रहे हैं। रिजल्ट क्या है हाथ में, पूरे स्कूल के बच्चे फेल। तो नई अभिरुचि पैदा हो रही है, कौन सी हो रही है, कोई सब्सटेंशियल चीज पर वो जा नहीं रहे, नॉन सब्सटेंशियल चीजों पर वो लिख रहे हैं और जा रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। मैंने एक बार फेसबुक पर लिखा भी, एक महिला निकली घर से, उसने लिखा मैं निकल रही हूं और मैं एयरपोर्ट जा रही हूं। अब उस पर 400 लाइक, 150 कमेंट्स। अच्छा वो टीचर थी, तो मैंने हंस के उस पर जाके खाली लिखा कि अगली पोस्ट और लगा दीजिए तो और अच्छा रहेगा। अगर शिक्षित आदमी का रवैया ये होगा तो निश्चित तौर पर आप सोशल मीडिया का सही उपयोग नहीं कर रहे। सोशल मीडिया का उपयोग सही उपयोग होना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, सारवान विषयों के लिए। और मैं सारवान विषयों की जब बात कर रहा हूं तो उसमें राजनीति ही नहीं है, उसमें वे तमाम पहलू हैं जो आपके जीवन में घट रहे हैं, उनकी भी सारवान बातें उठाई जा सकती हैं और उन पर लिखा जा सकता है। कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर लिखा नहीं जा सकता, उसे लिखा जाना चाहिए। इसलिए जाएं, पहले अपनी रीडिंग हैबिट की प्राथमिकताएं तय करें। सोशल मीडिया की प्राथमिकता उसके बाद तय करें, बस इतना सा कर लीजिए, बाकी चीजें अपने आप समझ जाएंगे। और अंत में जो पहले सत्र में बात कही थी उसी में वो गांठ बांध लीजिए, वो कहना चाहता हूं। अगर किसी लड़की ने अपनी सहेली से मैसेंजर में ये पूछा कि कैसी हो, 3 दिन हो गए मिली नहीं हो, बुखार है तुम्हें, बताया क्यों नहीं, और वहीं अगर खबर ले ली तुमने और वहीं सिलट गई हो, तो ये सबसे खराब मित्रता होगी। अगर तुम्हें पता चला कि तुम्हारी सहेली बीमार है तो उसके घर जाओ, उसकी खबर लो। ये मोबाइल पे सिलटाना बंद करो। सोशल मीडिया बेसिकली अनसोशल मीडिया है। सोशल बनने के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, एक दूसरे की प्रत्यक्ष में खबर लें, देखें जाके। सोशल बनने का मतलब है सामाजिक बनना। यह सोशल मीडिया सामाजिक नहीं बनाता, उसमें यह खतरा है कि वहां हम सोशल बन सकते हैं आप। इसलिए सबसे अच्छी चीज कौन सी होगी, वो आपकी सहेली है, 3 दिन से नहीं मिली है, आप कहिए कि तुम घर पर हो, मैं आ रही हूं, दैट्स ऑल। वो घर में नहीं घुसने देगी, अधिक से अधिक क्या करेगी, वो कहेगी तुम क्यों आ गई, मेरी मम्मी मार रही है मुझे, वो डांट रही है, बहुत परेशान है, तुम चली जाओ। चली जाना क्या दिक्कत है, कम से कम देख तो लोगी आंखों से भी ठीक ठाक है। ये जो फिजिकली न मिलना, फिजिकली न देखना, फिजिकली एंजॉय न करना, फिजिकली प्यार न करना, ये जो कल्चर सोशल मीडिया में पैदा है, अब प्यार ही वही हो रहा है। थोड़ी सी आपस में प्यार की बात करनी है तो मिल लो,
और वो जो लड़के और लड़कियां दोनों हैं, तुम भी शामिल हो। कभी सोच के देखो, क्या एक छोटा सा प्रेम पत्र लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। बड़े आसानी से आइकॉन भेजते हो लव का, आई लव यू। ये फेक है, ये फेक है, इसकी जरूरत नहीं है। रियल करो। सोशल मीडिया के बाहर रियल जिंदगी है, उसे रियल ढंग से जियो और डिफाइन करो। अगर जीवन को जीना है तो उसे नए सिरे से एंजॉय करो, अपनी शिरकत बढ़ाओ। सोशल मीडिया ने आपकी सामाजिक शिरकत को कम कर दिया है। यही वजह है कि हमें झूठी खबरों ने घेर लिया है, हमें झूठे लोगों ने घेर लिया है। ये अच्छी चीज नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है। इससे निकलने का और कोई तरीका नहीं है। फिजिकली हर चीज को वेरीफाई है। यथार्थ में जिस चीज का स्पर्श नहीं कर सकते, जिस चीज को देख नहीं सकते, उस पर विश्वास मत करो, चाहे वो जिसने भी लिखी। हमने क्या किया है, वो तो लिखा है, मैंने बहुत लेख लिखे, मैं तो हजारों लेख है, लेकिन मैं जानता हूं मैंने क्यों लिखे। लेकिन करना क्या है मुझे? मैं ये नहीं कहना चाहता आपसे कि आप सोशल मीडिया पर न जाएं। मैं ये नहीं कहना चाहता आपसे कि आप टीवी ना देखें। आप टीवी देखें, आराम से टीवी देखें, लेकिन कभी कभी टीवी के बाहर भी देखिए। असल बात है, आपने टीवी के बाहर देखना बंद कर दिया तो आपको कोई चीज अच्छी जो रियल होती है वो अच्छी नहीं लगती। आपको सिर्फ टीवी में अच्छा लगता है, आपको फोटो में अच्छा लगता है, आपको सेल्फी में अच्छा लगता है। रियल में मम्मी अच्छी नहीं लगती, मम्मी का फोटो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि सोशल मीडिया का विकल्प समाज है। हमारे जीवन का विकल्प भी समाज है। समाज के बाहर ये समाज का जो है ना एक गॉड हिस्सा है, कम्युनिकेशन का प्रधान हिस्सा नहीं है। सोशल मीडिया समाज की संचालक शक्ति नहीं है, जान लीजिए आप। हम वैसे बहुत सारे लोगों की एक गलतफहमी है कि सोशल मीडिया के बिना जी नहीं सकते, सोशल मीडिया के बिना काम नहीं चल सकता। ये गलतफहमी है। हिंदुस्तान की अभी भी 85% से ज्यादा जनता सोशल मीडिया नाम की चिड़िया को नहीं जानती। ये दिमाग से निकाल दे हम लोग। और हमारी मम्मी तो बिल्कुल नहीं जानती। सामने जो साक्षात है डाटा उसे नहीं दिखाई दे रहा है, और आप कौन सा डाटा ले रहे हैं? जो पकाया हुआ है, प्रचार के लिए पकाया हुआ है, झूठा डाटा है, उस पर आप विश्वास कर रहे हैं। घर में 4 लोग हैं, मम्मी, पापा, बड़े भाई, आप एकमात्र सोशल मीडिया में जाते हो, 3 लोगों को फुर्सत नहीं है। आपने कभी झांक कर नहीं देखा कि उनकी जिंदगी कैसे कटती है। इसलिए ये जो अवेयरनेस है, ये अपने आसपास की चीजों को देख के बढ़ाओ। सोशल मीडिया से अवेयरनेस नहीं बढ़ती। ये जो एक दिमाग में बैठा हुआ है, अवेयरनेस बढ़ानी होगी, चेतना बढ़ानी होगी। ना 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 ना, सोशल मीडिया से चेतना नहीं बढ़ेगी। सोशल मीडिया में सूचनाएं बहुत हैं, लेकिन सूचनाओं का विश्लेषण नहीं है। सूचनाओं का मार लगा हुआ इंटरनेट पर, सूचनाओं की कोई कमी नहीं है आज। जरूरत किस बात की है कि हम अच्छा विश्लेषण करें, तो विश्लेषण तब करोगे जब 2 लोग मिलोगे। इसलिए अकेले रहोगे तो सोशल मीडिया घुसेगा आपके जीवन में, अकेले रहोगे तो सोशल मीडिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर जी जैसी आवाज एक मूलभूत सवाल जो निकल कर आया है कि सोशल मीडिया बेसिकली अनसोशल, एंटी सोशल अभी तक हुआ है या नहीं पता नहीं, लेकिन सर के हिसाब से यह अनसोशल मीडिया है। इसलिए हम सोशल हो ही नहीं पाएंगे इसके जरिए। बावजूद हमारे पास विकल्प हम खोजते हैं, खोजते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारे जितने साथी आज फेसबुक पर सक्रिय हैं, साहित्य के माध्यम से या
सेल्फी के माध्यम से या जिस तरह से भी अवश्य विचार करें इस दिशा में। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पर विराजमान संरक्षक और आए और आज के समारोह के परिप्रेक्ष्य में हमारे महल के परिप्रेक्ष्य में दो शब्दों के साथ धन्यवाद किया। मेरे दोस्त और यहाँ उपस्थित प्यारे बच्चे और बच्चियाँ, मनुष्य की सहज प्रकृति जिज्ञासु होने की, प्रश्नाकुल होने की प्रवृत्ति ने ही हमको आदि मानव से एक सभ्य मानव का रूप किया। मैं अपने विद्वान अतिथियों की भी बातों पर गौर किया है और बच्चे और बच्चियों ने जो प्रश्न किया है उस पर भी गौर किया है। मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न हुआ हूँ जब बच्चों ने कुछ सवाल उठाया है, हमारी बच्चियों ने कुछ सवाल। समस्याएं आपके सामने हैं, आपकी प्रश्नाकुलता है, सवाल पूछिए, आपको जो मिले उससे पूछिए। लेकिन इस मंच से मेरा संदेश है कि आप स्वयं उसका जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। आज सुनियोजित तरीके से आपके इस मानवीय अधिकार पर हमला हो रहा है, इसकी रक्षा कीजिए। कभी विश्वास सच भी होता है और कभी गलत भी सच होता है। विश्वास का दोनों पक्ष है, इसलिए विश्वास के रास्ते पर चलना मैं गलत नहीं कहूंगा। अंधविश्वास किसी भी मामले में 100% गलत होता है, 100%। आज तक में कभी विश्वास सही हुआ, अंधविश्वास सही हुआ है और न कभी होगा। और आज कुछ ताकतें हैं जो सुनियोजित तरीके से अंधविश्वास का साम्राज्य स्थापित कर रही है। यहाँ शिक्षक वृंद, यहाँ शिक्षार्थी वृंद, यहाँ बुद्धिजीवी, और यदि अंधविश्वास का साम्राज्य हो गया तो आप में से किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। हमारे चतुर्वेदी जी के अध्ययन की भी जरूरत नहीं है और इनकी किताब की भी जरूरत नहीं है। इसलिए आप इस पर जरूर गौर करेंगे और बराबर याद रखेंगे। आपके सामने आपके प्रश्नों से पता चला कि आप जिन चीजों को झेल रहे हैं, जो आपके रास्ते में अवरोध के रूप में खड़े हैं, उन परिस्थितियों का निदान या उसकी उत्पत्ति के स्रोत क्या, उस पर गौर जरूर कीजिएगा। और जब तक स्रोत को नहीं समझिएगा तब तक निदान नहीं होगा। और ऐसा मत समझिए कि आपने रास्ता नहीं बनाया, आपने बहुत दूरी तय कर ली है और आसान
रास्ता भी बनाया, लेकिन आज के मुकाम पर सबसे बड़ी चुनौती है कि आप जिस मुल्क के वासी हैं और उसमें शिक्षा के प्रति जो आकर्षण है, वह आकर्षण एक बड़ी भूख है, और हम नहीं देखते हैं कि हमारी जो व्यवस्था है राष्ट्रीय, वो इस वहन को आंशिक तौर पर भी आज की तारीख में वहन करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये तैयार है कि पब्लिक फंडिंग से जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलते हैं, सबको जो है सो ढा दो और सबको बाजार में कर दो। जिसके पास पैसा होगा वो कीनेगा और वो ज्ञान अर्जित करेगा। इस चुनौती का भी समाधान आपको करना है। देश में बड़ी भूख है। आज से 40 साल पहले ये स्थिति नहीं थी। हम तो वहां से आए हैं, हम देहात के आदमी हैं, गांव के आदमी। हमारे परिवार में हमको सुनाया जाता था उत्तम खेती, मध्यम मान और सेवा निर्घिन, सर्विस, नौकरी निर्घिन, भेद निदान। यानी सबसे जो है सो तीसरे जगह पर जो है सो, यानी उसको भीख मांगने के करीब पहुंचा दिया गया था। वहां से आए हैं। आज खेती उत्तम है, लेकिन रास्ता चुनिए आत्महत्या का। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और आज कहा जा रहा है कि रोजगार नहीं है, नौकरी करते हो तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। BSNL के जैसे VRS ले लो, और VRS ले लेने के बाद बकाया तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। आप जो लोग पढ़ रहे हो और जो लोग पढ़ा रहे हैं, दोनों की हालत निश्चित रूप से अगर आप उसकी चिंता आज नहीं किया तो कल आपके सामने आएगा। आपको रास्ता खोजना होगा और आपको जो दिया गया संविधान, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो जो है सो आपकी व्यवस्था, आपकी चुनी हुई सरकार को दिया गया। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या करोगे नहीं करोगे मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन क्या ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जो सपने लिए गए, आपको एक फेयर स्टेट देने का संविधान दिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दर्ज किए गए, इसकी रक्षा की जवाबदेही किसके ऊपर है? यहाँ जो लोग भी बैठे हुए हैं, मैं सबों से पूछता हूं, या तो संविधान को रद्दी का किताब सड़ा हुआ और ये जो है तो फेसबुक के जैसे उठा के बिक दो, और नहीं तो आप बताओ कि आपके संविधान ने जो आपको सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार दिया, आपके शिक्षा की जवाबदेही व्यवस्था को दी, आपके स्वास्थ्य की जवाबदेही व्यवस्था को दी। बहुत बच्चियों ने बहुत मार्मिक सवाल उठे हैं, सुरक्षा की जवाबदेही व्यवस्था को दी, उसका क्या होगा? और नहीं तो सड़ी हुई किताब है, गली हुई किताब है, उसको बेच दो। जरा इस पर गौर करो। सारी चीजों के बावजूद हम लोगों ने तो जिंदगी गुजारी। अगर जो है तो किसी कानून के तहत विदेशी को करके जेल में डाल दिया जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 साल 7 साल वहां रह करके बोल जाएंगे।
आप अपने बारे में सोचो भाई कि कैसे बनाओ, और बदलने की ताकत आज तक जो हमारा मुल्क बदला है, आज तक बदला है, केवल जो है सो जन ने बदला है, जनता ने बदला है, आपने बदला, किसी दूसरे ने नहीं बदला। हाँ, एक होकर के जरूर बदला, लेकिन दूसरा कोई नहीं आएगा। जरा सा इस पर भी गौर कर लो कि आने वाले दिनों में आपके माथे पर क्या जवाबदेही आने वाली है, इस पर गौर। अंतिम बात मैं यही कहूंगा कि एक होने का सूत्र एक ही है कि आप बराबर याद रखो कि प्रकृति ने दो चीज आपको दी है और आप भी प्रकृति के ही उत्पादन में आते हो। दो चीज आपको दी, एकता और भिन्नता, दोनों दिया हुआ है प्रकृति। भिन्नता क्या दिया है? आप जितने बैठे हुए हो या पूरी दुनिया में आप जैसा जितने लोग हैं या जितने लोग मर गए या जितने लोग पैदा होने वाले हैं, उसमें किसी के इस अंगूठे का निशान दूसरे से मिलने वाला नहीं है। यह है प्रकृति भिन्नता। प्रकृति ने आपको, हर इंसान को जितना